वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं हेमंत और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पे। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे वैदिक लिटरेचर को, जिसमें हम लोगों ने उपनिषद तक पढ़ लिया था। आज इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं अर्ली वैदिक एज यानी कि ब्रह्मवर्ता को, और इसमें जानते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो राजनीतिक उनकी संस्था थी या राजनीतिक समाज था वो कैसा था, किस तरीके से उनके रूल्स थे, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। During the early Vedic period, the smallest unit of the administration was family। या इसे ध्यान से समझिएगा कि स्टार्टिंग में जब अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो सबसे छोटा यूनिट था यानी कि सबसे प्रशासन की छोटी इकाई थी दैट वाज फैमिली, यानी कि वो परिवार से शुरू होता था। सेवरल फैमिलीज लिव्ड इन अ विलेज एंड अ नंबर ऑफ विलेजेस फॉर्म अ जन और अ ट्राइब। एक सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो फैमिली होती थी, फैमिली से कई फैमिली को मिलाकर के जैसे एक फैमिली है, फिर इस फैमिली के साथ में यानी कि एक से अधिक फैमिलीज को मिला करके कई फैमिली एक साथ में मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, जिस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता था जन। यानी कि कई परिवार एक साथ में मिल करके जन बनाते थे और इसी जन को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब। द हेड ऑफ द ट्राइब वॉज कॉल्ड अ राजन। अब इस फैमिली होती थी, पूरे फैमिली का यानी कि पूरे जो लोग होते थे उनका जो हेड होता था यानी कि जो मुखिया होता था, उस मुखिया को राजन कहा जाता था। ही वॉज ऑफन इलेक्टेड बाई द पीपल। कभी कभी वह लोगों के द्वारा चुना जाता था। कहने का मतलब दोस्तों कि जिस तरीके से चुनाव होते हैं, चुनाव के जरिए चुना जाता है मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को, खैर उसके लिए तो सांसद या विधायक चुने जाते हैं, बट इनडायरेक्ट रूप से हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को चुनते हैं। सेम जैसे यहाँ पे भी होता था कि जो परिवार होते थे, कई परिवारों को मिला करके समूह बनता था जिसे जन नाम से जाना जाता था, और उनका एक कबीले का, इसे कबीला कह सकते हैं कि कबीले का एक मुखिया होता था जिसे राजन नाम दिया गया, और उसे लोग कभी कभी चुनते थे लाइकेज कि जैसे गांव में पंचायत में होता था कि हाँ जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं उन्हें चुन लिया जाता था कि ये गांव के सरदार या चौधरी के रूप में रहेंगे। हिज मेन ड्यूटी वाज टू प्रोटेक्ट हिज जन फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक एंड द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब ये जो राजन होते थे यानी कि जो कबीले के मुखिया होते थे, इनका जो मुख्य कार्य होता था वो होता था अपने लोगों यानी कि अपने कबीले की रक्षा करना बाहरी अटैक से, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना यानी कि कानून व्यवस्था को, जो वहाँ पे नियम कानून बनाए गए थे उनको बनाए रखना और बाहरी अटैक से, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा देना। ही रिसीव बाली वॉलेंटरी डोनेशन फॉर हिज सर्विस। अब ये जो राजन लोग होते थे यानी कि जो सरदार या ऐसे कह सकते हैं कि कबीले के जो मुखिया होते थे, इन्हें बाली नाम का एक दान मिलता था। डोनेशन यानी कि दान, जो कि वॉलेंटरी होता था। वॉलेंटरी का मतलब कि स्वैच्छिक होता था, इच्छा अनुसार लोग उसमें दान देते थे इनकी सर्विस के लिए, यानी कि ये जो राजन के पद पे होते थे इनकी सेवा के लिए इन्हें बाली नाम का दान दिया जाता था। द राजन वॉज हेल्प्ड बाई ऑफिसर्स लाइक द ग्रामणी एंड द पुरोहित एंड द सेनानी। ये जो राजन होते थे, ये राजन कुछ अधिकारियों जैसे कि ग्रामीणी, पुरोहित, यानी कि पुरोहित का मतलब कि जो सबसे श्रेष्ठ पूजा पाठ कराने वाले लोग होते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता, और सेनानी यानी कि जो सैनिक होते थे, इन सब की हेल्प से भी वो कार्य को करते थे। द ग्रामणी वॉज द विलेज हेडमैन हु लुकड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द विलेज। अब जो जन होते थे कई परिवार को मिला करके यानी कि ये राजन बनाए जाते थे, तो जो ग्रामणी था वो विलेज का हेडमैन होता था यानी कि गांव का मुखिया होता था, और राजन के बाद में वो वहाँ के प्रशासन को देखता था। द सेनानी वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी। जो सेनानी होते थे वो आर्मी के कमांडर होते थे यानी कि सेना नायक होते थे। पुरोहित वॉज द हेड प्राइस्ट। जो पुरोहित होता था वह सबसे श्रेष्ठ पुजारी होता था, यानी कि पूजा पाठ कराने का काम पुरोहित का ही होता था। टू एडवाइस द किंग एंड टू कीप अ चेक ऑन हिज पावर्स पॉपुलर असेंबलीज वेयर फॉर्म। राजा के सहायता के लिए और उनकी शक्तियों को बनाए रखने के लिए कुछ असेंबलीज होती थी यानी कि सभाएं होती थी, और वो उन सभाओं के नाम दिए गए थे। जैसे एक सभा होती थी 10 सभा, इसका नाम ही था
सभा। यानी कि सभा का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जहाँ पे राजा या राजा के जो खास मंत्री लोग हैं या उनके द्वारा नियुक्त किए गए अलग अलग राजन हैं या फिर ग्रामीणी हैं, वो सभी आते थे और अपनी बातों को राजा तक पहुँचाते थे और राजा के द्वारा बताए गए नियम या बताए गए आदेशों का पालन वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों से कराते थे। तो इस तरीके से सभा होती थी। तो सभा में जो फर्स्ट तरीके की असेंबली यानी कि सभा होती थी उसका नाम ही था सभा। वॉज द काउंसिल ऑफ द एल्डर्स दैट परफॉर्म एडवाइजरी एंड द जुडिशियल फंक्शन। ये बड़े लोगों का मीन्स का मतलब कि जो ऊंचे ऊंचे ओहदे पे लोग होते थे, बड़े पोस्ट पे लोग होते थे, उन लोगों की सभा होती थी और ये एडवाइजरी और जुडिशियल फंक्शन के लिए ये सभा इकट्ठी होती थी। नेक्स्ट वन टाइप की जो सभा होती थी यानी कि ये दूसरे टाइप की है, इसे नाम दिया गया समिति। समिति वाज द असेंबली ऑफ द पीपल कॉल्ड द स्पेशल ओकेजन फॉर द कंसल्टेशन। अब जो समिति होती थी इसमें लोगों को भी बुलाया जाता था, कोई स्पेशल जो समारोह होता था या कोई कार्य होना होता था तो लोगों से कंसल्ट करने के लिए यानी कि सलाह लेने के लिए अन्य लोगों को भी बुलाया जाता था। अब फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस समझने की बात है कि सभा में जो बड़ी पोस्ट के लोग होते थे, ऊंचे पद के लोग होते थे, उन्हें ही बुलाया जाता था, लेकिन समिति में सामान्य लोगों को भी बुलाया जाता था विचार विमर्श के लिए या उनसे सलाह लेने के लिए। जो तीसरी टाइप की सभा होती थी उसका नाम था विधाता। विधाता वाज द अर्लीस्ट असेंबली, इट वाज द असेंबली ऑफ ऑल पीपल, इवन वोमेन पार्टिसिपेटेड इन दिस डिलिब्रेशन। ये जो विधाता होता था ये अर्लीस्ट यानी कि सबसे पहली असेंबली का टाइप था, यानी कि स्टार्टिंग में ऐसी असेंबली होती थी जहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा किया जाता था। इवन तो यहाँ पे महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था इस डिस्कशन में, यानी कि डेलिब्रेशन मीन्स होता है डिस्कशन। इस तरीके के डिस्कशन में, इस तरीके की वार्तालाप में या विचार विमर्श में महिलाएं भी भाग लेती थी। तो ये 3 प्रकार की सभाएं होती थी उस समय की, यानी कि अर्ली वैदिक एज में, ये जिसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सोशल लाइफ, इनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो फर्स्ट हेडिंग है फैमिली। इन द अर्ली वैदिक एज द आर्यन लिव्ड इन विलेज, यानी कि आर्य लोग जो थे वो गांव में रहते थे। द फैमिलीज वॉज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी। किसी भी समाज के लिए भी हो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है सोसाइटी। ठीक वैसे ही जो अर्ली वैदिक एज के लोग थे उनका जो पहला फंडामेंटल यूनिट था समाज का वो था फैमिली। इट वॉज द पत्रिचल, that this means that the oldest male member पित्रांचल मीन्स होता है कि द ओल्ड मेंबर वाज हेड ऑफ द फैमिली, ही वाज कॉल्ड द गृहपति और द कुलपति। अब देखो इसका कहने का मतलब ये है कि ये पत्रिचल का मतलब होता है यानी कि जो पितृसत्तात्मक हो। इतवाद ये जो समाज था ये पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक में ये होता था कि जो घर का सबसे बूढ़ा मेल यानी कि पुरुष व्यक्ति होता था वही परिवार का मुखिया होता था, परिवार का हेड वही होता था और इसीलिए उसे गृहपति या कुलपति के नाम से भी जाना जाता था। तो फ्रेंड्स यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे याद रखें कि जो परिवार का मुखिया होता था अर्ली वैदिक एज में यानी कि शुरुआती दौर में उसे क्या कहते थे। तो अर्ली वैदिक एज में परिवार के मुखिया को गृहपति या कुलपति नाम से जाना जाता था। समाज पितृसत्तात्मक था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं कि पोजीशन ऑफ वोमेन इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी। वोमेन हैड इक्वल राइट एज अ मैन, एजुकेशन वाज ओपन फॉर द बोथ बॉयज एंड द गर्ल। यदि अर्ली वैदिक एज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इक्वल राइट था, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। एजुकेशन सभी के लिए था, चाहे वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, यानी कि हर कोई एजुकेशन को प्राप्त कर सकता था और लगभग महिला और पुरुष में सब बराबरी का अधिकार था या समानता का अधिकार था। वोमेन अटेंड द ट्राइबल मीटिंग्स, पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट एंड द रिलीजियस सेरेमनीज। जो महिलाएं होती थी वो ट्राइबल असेंबलीज, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में कि जन लोगों की फैमिली के समूह को मिलाकर के जन बनाया जाता था जिसे ट्राइब कहते थे। तो इस तरीके की जो मीटिंग्स होती थी, जो सभाएँ होती थी उनमें भाग लेती थी। धार्मिक कोई भी ओकेज़न होता था, कोई सेरेमनीज होती थी तो उसमें भी भाग लेती थी और कोई भी डिबेट यानी कि शास्त्रार्थ होता था तो उसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। द डाटर्स वर द अलाउड टू चूज देयर हस्बैंड इन द स्पेशल सेरेमनी कॉल्ड द स्वयंवरा। जो बेटियां या लड़कियां होती थीं उन्हें एक स्पेशल ओकेजन या सेरेमनी होती थी जिसे स्वयंवर का नाम दिया गया था।
उस स्वयंवर में वो अपने हस्बैंड को चूज कर सकती थी, यानी कि एक स्पेशल टाइप के, जिस तरीके से हम लोग जब रामायण पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि सीता जी ने स्वयंवर के जरिए राम को प्राप्त किया था। सेम एज उस टाइम पे भी था, यानी कि अर्ली वैदिक एज में था, स्वयंवर नाम की ये प्रथा चालू थी और जो लड़कियां थी वो अपने मन मुताबिक या अपनी इच्छा अनुसार हस्बैंड को चूज कर सकती थी। विडोज वर अलाउड इन रीमेरी, जो विधवा महिलाएं थी वो पुनर्विवाह के लिए अलाउड थी, यानी कि फिर से विवाह कर सकती थी। एंड द प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड मैरिज पर द सिस्टम आयर सती वेयर नॉट एग्जिस्टेंस। प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा। सती का मतलब कि जो पति के मर जाने के बाद में स्त्रियां जिंदा उसी की चिता के में बैठ करके जिंदा जल करके मर जाती थी। और पर्दा प्रथा होता था कि शरीर को ढक लेना, जैसे कि भी इस्लाम धर्म में ये चीज़ है कि महिलाएं पूरे के पूरे शरीर को ढक करके रखती हैं। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, बच्चे छोटे होते थे उन्हें पता भी नहीं होता था, ऐसे में उनकी शादियां कर दी जाती थी। लेकिन ऐसा कुछ अर्ली वैदिक केस में देखने को नहीं मिलता है फ्रेंड्स, नहीं मिलता था। वेयर नॉट इन एग्जिस्टेंस, यानी कि उस समय ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कास्ट सिस्टम। देयर वाज नो रिजिड कास्ट सिस्टम एमंग द इंडो आर्यन। जो इंडो आर्यन लोग थे इनमें बहुत ही सख्त कास्ट सिस्टम उस समय नहीं बना हुआ था, यानी कि अर्ली वैदिक एज में बहुत ही कठोर टाइप का ये जाति प्रथा नहीं बनी हुई थी। द पीपल ग्रुप्ड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर स्किल इन डूइंग सर्टेन जॉब्स। जो लोग थे वो अपने स्किल के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप के साथ में वर्क करते थे। लाइक जिसे किसी को यदि पूजा पाठ करना आता था तो वो ब्राह्मण के रूप में हो जाता था, कोई लड़ने में या तेज था तो वो क्षत्रिय के जैसे हो जाता था, और वैसे में खरीद फरोख्त का काम करा तो वैसे हो गया। इस तरीके से समाज में यदि शूद्र की बात करें तो जो अलग अलग स्किल होती थी, कारपेंटर हो गया या फिर अलग अलग टाइप के जो वर्क कर रहे होते थे, उसी के अकॉर्डिंग उनकी जातियों को बांटा गया था। द वर्ड दैट वाज ओरिजिनली यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्यन एंड नॉन आर्यन वैज वर्ण मीनिंग कलर। अब आर्य और अनार्य, आर्य क्या है अनार्य क्या है, इसको हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था कि आर्य वो लोग हैं जो कि बाहर से इंडिया के बाहर से जो कैप्सियन सी के आसपास से आए हुए थे, वे लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने अपने आप को आर्य कहा। और अनार्य वे लोग थे जो यहाँ पे भारत के मूल निवासी थे। तो यहाँ पे आर्य और अनार्य के बीच में जो डिफरेंस था वो वर्ण से था। वर्ण का मतलब कि रंग। जिस तरीके से अभी हम लोग अमेरिका में देखते हैं वहाँ पे रंग भेद है, यानी कि वहाँ पे काले लोग अलग रहते हैं, गोरे लोग अलग रहते हैं, वैसे यहाँ पे वर्ण भेद था। द आर्यन वेयर फेयर स्किन एंड कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर टू द नॉन आर्यन वेयर डार्क स्किन। यानी कि जो आर्य लोग थे वो थोड़ा सा गोरे होते थे, ऐसे समझेंगे एकदम सिंपल भाषा में कि वे गोरे होते थे तो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। जबकि जो नॉन आर्यन थे यानी कि अनार्य लोग थे वो उनकी स्किन जो थी वो थोड़ी सी डार्क यानी कि सांवली थी, जिसकी वजह से वो उन्हें यानी कि ये जो आर्य लोग थे इन अनार्यों को नीचा समझते थे। दे कॉल्ड द नॉन आर्यन एज दसाज आर द दस्यु। ये लोग नान आर्यों को दास या दस्यु नाम से जानते थे। अपभ्रंश रूप वही दास को बाद में नौकर कहा गया। फ्रेंड्स इस बात को केयर कीजिएगा, पॉइंट है कि जैसे दास या दस्यु जो होते हैं उस टाइम पे ये वही काम करते थे जो कि आने वाले टाइम पीरियड में बाद में हमको देखने को मिलेगा नौकर। ठीक। लेटर ऑन वर्ण बिगेन टू बी यूज टू रिफर टू सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। स्टार्टिंग में जो ये वर्ण व्यवस्था थी यानी कि वर्ण व्यवस्था का मतलब कि रंग के आधार पर जो भेदभाव था, ये बाद में सामाजिक डिवीजन में ऑक्यूपेशन के आधार पर बंटने लगी। पहले तो ये रंग के आधार पे थी, इसके बाद में जो जैसा बिजनेस करता था उस बिजनेस के अकॉर्डिंग भी ये बंटने लगी। ग्रेजुअली 4 क्लासेस आर वर्णाज ऑफ द पीपल इमर्स्ड इन द सोसाइटी। अब जो रंग के आधार पे था वही वर्ण अब सोसाइटी में ऑक्यूपेशन के आधार पर होने लगा था। द 4 ऑक्यूपेशनल ग्रुप वेयर द ब्राह्मण्स। फर्स्ट वन थे ब्राह्मण, द प्राइज टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स। जो धार्मिक कार्यों को कराते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया, यह ब्राह्मण कहा जाने लगा। नेक्स्ट जो सामाजिक ग्रुप बना वो था क्षत्रिय का, द किंग एंड द वेरिंग क्लास फॉर द फोर्ट वार्स एंड द प्रोटेक्ट द ट्राइब। इसके बाद में जो दूसरा ग्रुप बना उसे क्षत्रिय नाम दिया गया और क्षत्रिय समाज का या समूह का राजा होता था
और वह अपने समाज के लिए या अपने लोगों के लिए लड़ता था, लड़ाइयाँ लड़ता था, जो कि बाहर से कोई दुश्मन अटैक करता था उसके लिए। और इसका दूसरा मुख्य कार्य था कि अपने समाज की या उसके अंदर में जो प्रजा है, जो ट्राइब है, उस ट्राइब की रक्षा करना। थर्ड जो क्लास बना, ये क्लास था वैश्य। दोज इंगेज इन द एग्रीकल्चर बिजनेस एंड द इंडस्ट्री एंड द प्रोड्यूस गुड्स फॉर द सोसाइटी। जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, बिजनेस कर रहे थे, या किसी तरीके के किसी इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे और सामान का उत्पादन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडस्ट्रीज का मतलब कि जिस तरीके से वहाँ पे सोसाइटी विकसित थी, उसके अकॉर्डिंग जो उनकी इंडस्ट्रीज थी, यानी कि जो उनके कल कारखाने थे, उनकी बात कर रहे हैं। आज के टाइम के कल कारखाने से आप उसको रिलेट मत कीजिएगा। नेक्स्ट है द शूद्राज। Those who served the upper three class, they emerged toward the end of the Rig Veda period, but were neither hated nor treated as untouchables। क्या कि दोज हु सर्व द अपर क्लास, ये ऊपर के तीन वर्ड यानी कि तीन क्लास का मतलब कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के सेवाओं के लिए बने थे। दे बने मीन्स कि ये शूद्र, इनको बांटा गया था। दे इमर्ज्ड टुवर्ड द एंड ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड, यानी कि ऋग वैदिक पीरियड के अंत तक में वेयर नॉट वेयर हेटेड, यानी कि अभी हम लोग अर्ली वैदिक एज पढ़ रहे हैं। जब लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे तो लेटर वैदिक एज के पहले तक, यानी कि ये स्टार्टिंग के दौर था, तो उस समय पे इतने ज़्यादा अनटचेबल यानी कि अछूत नहीं थे, या उनके साथ में घृणा का व्यवहार नहीं किया जाता था। बट फ्रेंड्स, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग के, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक के बाद में मध्य वैदिक काल के आते आते ये घृणा का शिकार होने लगते हैं, और उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल के समाप्त होते होते तक जाति व्यवस्था में इतने बुरी तरीके से जकड़ जाते हैं कि शूद्र की जो स्थिति होती है वो एकदम से दयनीय हो जाती है। द डिवीजन वर नॉट वेरी रिजिड एंड वन कुड अडॉप्ट द प्रोफेशन ऑफ वंस चॉइस। ये जो डिवीजन था ये रिजिड नहीं था, यानी कि कठोर नहीं था, कोई भी अपने चॉइस के हिसाब से प्रोफेशन को चूज कर सकता था। विद इन द फैमिली ऑल द वर्नाज कुड बी फाउंड। एक ही फैमिली के अंदर अलग अलग वर्ण के लोग पाए जा सकते थे। वर्ण का मतलब कि वही, एक ही परिवार में यदि चार भाई हैं तो ये चार भाई ब्राह्मण एक हो सकता है, एक क्षत्रिय भी हो सकता था, एक वैश्य भी हो सकता था, और एक ही शुद्ध भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा इन ऋग्वेदा सेज दैट इन फैमिली द फादर वाज अ फिजिशियन, द मदर वाज अ कार्न ग्राइंडर एंड द सन वाज अ पोएट। तो ऋग्वेद की एक ऋचा में ये कहा जाता है कि एक परिवार में एक जो पिता था वो फिजिशियन था, यानी कि जो फिजिशियन का मतलब कि भौतिकविद था। जो माता थी वो कॉर्न ग्राइंडर थी, कॉर्न ग्राइंडर का मतलब कि वो मक्का को पीसने वाली थी। एंड द जो सन था, यानी कि जो बेटा था, वो एक कवि था। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एक ही परिवार में अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोग पाए जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि फूड एंड ड्रिंक्स, यानी कि इनका भोजन क्या था और पेय क्या था, यानी कि क्या खाते और क्या पीते थे। मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट फॉर्म इन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट इन द आर्यंस, यानी कि आर्यों का जो डाइट था उसमें मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, यानी कि दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, इनकी भोजन के सबसे महत्वपूर्ण भाग थे। द यूज टू ईट केक ऑफ राइस आर वर्ली, वो जौ या चावल के केक को भी खाते थे। केक मीन्स होता है, एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि उसे हिंदी में टिकिया, ठीक, केक को हिंदी में कहते हैं टिकिया, ये लोग खाते थे। अब टिकिया का मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े, जिस तरीके से ऐसे इमेजिन कर लें तो जिस तरीके से ये होते हैं पानी पूरी या पानी के बतासे या गोलगप्पे, तो ठीक है, इसी छोटी छोटी वो टिकिया बनाते थे या केक बनाते थे और उसका यूज़ करते थे। पॉरिस वर प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम बर्ली, बर्ली से पॉरिस प्रिपेयर की जाती थी। दे कंज्यूम शोमा काइंड ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक टेकन ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। जो इनके त्यौहार होते थे उस त्योहारों के दौरान या कोई भी ऐसा उत्सव होता था उस दौरान ये एक तरीके के पेय पदार्थ का सेवन करते थे जिसका नाम था सोम। ये इंटॉक्सिक यानी कि जहरीला नहीं होता था, लेकिन एक तरीके से कह सकते थे नशीला पेय था। जिस तरीके से अभी समाज में मदिरा या फिर एल्कोहल समाज में प्रचलित है, या जैसे कहें कि हाँ शराब है, तो उसी तरीके से ये मादक पेय था सोम, या इसे रिलेट कर सकते हैं जिस तरीके से शराब आज के टाइम पे, उस टाइम पे ये सोम हुआ करता था। ड्रेस, पहनावा इनका कैसा था। द आर्यन वोर सिंपल क्लोथ्स, दे कंसिस्ट ऑफ अ लोअर गारमेंट, यानी कि वो लोअर गारमेंट पहनते थे, साधारण से कपड़े होते थे। काल द निवी एंड द धोती, यानी कि जो कपड़े पहनते थे उसमें निवी कहा जाता था और धोती पहनते थे। एंड द अपर पीस लाइक अ शॉल,
शरीर के निचले हिस्से में निवी और धोती पहनते थे। शरीर के ऊपरी हिस्से में यानी कि कमर के ऊपर एक शॉल ओढ़ते थे। मैन टाइट टर्बन अराउंड द देयर हेड। जो पुरुष होते थे वे अपने सिर पे पगड़ी बांधते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वर ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, इवोरी एंड द प्रीशियस स्टोन। महिला और पुरुष सभी सोने, चांदी, इवोरी और अन्य जो भी कीमती पत्थर होते थे उनके आभूषण पहनते थे। तो ध्यान रखना ये कि महिला और पुरुष दोनों लोग उस समय आभूषण पहनते थे। लाइक जैसे अभी के सोसाइटी में क्या है कि पुरुष पहनते हैं, बट पुरुष के मुकाबले अभी भी महिलाओं में ये ऑर्नामेंट्स पहनने का जो क्रेज़ है वो ज़्यादा है। पुरुष में बस नॉर्मली कुछ ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि वो किसी तरीके के कोई आभूषण पहनते हों। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और मैं इस वीडियो को बनाने के लिए जितनी मेहनत करता हूँ उस मेहनत का मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो इस रिज़ल्ट के रूप में मैं आपको अगर फ्री में एजुकेट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप मुद्रा नहीं अगर दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप कि आप मेरी बातों को समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एंटरटेनमेंट, यानी कि ये लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे। द आर्यन एंजॉयड हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, म्यूजिक एंड हंटिंग। जो आर्य लोग थे वो हॉर्स राइडिंग को, गैम्बलिंग यानी कि जुआ, म्यूजिक और शिकार, ये उनका एंजॉय का, एंटरटेनमेंट का साधन था। दे चीफ म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट वर द ड्रम। उनका जो मुख्य म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, यानी कि जो मुख्य रूप से उनके वाद्य यंत्र हुआ करते थे, उसमें ड्रम था, फ्लूट था और मृदंग था। दे इंडल्ड इन इंडोर्स गेम लाइक अ डाइस एंड द गैम्बलिंग, यानी कि ये इंडोर गेम यानी कि जो घर के अंदर खेले जाते हैं ऐसे गेम भी खेलते थे जिसमें डाइस और गैम्बलिंग इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिकल लाइफ की। इकोनॉमिकल लाइफ क्या थी। द पीपल इंगेज देमसेल्फ इन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो लोग थे वो खेती किसानी ही करते थे। दे डोमेस्टिकेटेड काऊ, बुलॉक्स, हॉर्स एंड सीप, यानी कि वो ज़्यादातर गाय, बैल और घोड़े और बकरी पालते थे, सॉरी भेड़ पालते थे। मोस्ट ऑफ देयर वार वेयर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउज। ज़्यादातर उनकी जो लड़ाइयाँ हुई उन लड़ाइयों में मुख्य कारण यही था कि वो लोग गायों की रक्षा करते थे। रीज़न क्या था कि उस टाइम पे गायों की चोरी भी होती थी, तो इसलिए वो ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वो लड़ाइयाँ गायों की रक्षा में ही लड़ते थे। द काउ वॉज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द वेल्थ एंड द वेल्थी पर्सन वॉज कॉल्ड द गोमत। दैट इज़ अ मैन हु हैड मेनी काउस। मीन्स कि जो गाय थी ये उस समय के लिए वेल्थ में यानी कि धन के रूप में एक बहुत बड़ा हिस्सा मानी जाती थी, और जिन लोगों के पास में ज़्यादा गाय होती थी उन्हें गोमत कहा जाता था, और यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में गाय हो। अब ढेर सारी गायें हैं तो उसे गोमत के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोमत किसे कहा जाता था। तो गोमत वे लोग थे जो ढेर सारी गायों को पालते थे, इसीलिए उनको गोमत कहा जाता था। द आर्यंस हैड द नॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर। इन्हें खेती करने का नॉलेज था। दे हैड द बेसिक नॉलेज ऑफ द सोइंग सीड, हार्वेस्टिंग एंड द थ्रेसिंग। उन्हें बीज बोने का सामान्य सा नॉलेज भी था कि किस तरीके से बीज बोते हैं, हार्वेस्टिंग करने का और थ्रेसिंग करने का भी तरीका उन्हें पता था। द ऋग्वेद मेंशन सच आर्टिस्टियन सच एज द कारपेंटर्स, चैरियट मेकर्स, वीवर्स, लेदर वर्कर्स, पोटर्स ईटीसी। ऑन द होल द विलेज वेयर द सेल्फ सफिशिएंट। ऋग्वेद मेंशन करता है कि उस समय आर्टिस्टियन जैसे कि कारपेंटर भी थे, चैरियट मेकर भी थे यानी कि रथ बनाने वाले, वीवर्स यानी कि बुनकर भी थे, लेदर वर्कर यानी कि चमड़े के काम करने वाले भी थे, और पोटर यानी कि कुम्हार लोग भी थे। तो सब मिला जुला करके यदि ये कहा जाए कि जो गांव था वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे, यानी कि गांव में ही, हर एक गांव में ही हर तरीके के लोग मिल जाते थे। नेक्स्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं रिलीजन, यानी कि इनके धार्मिक जीवन कैसा था। द पीपल इन द अर्ली वैदिक एज वर्शिप्ड फोर्स ऑफ द नेचर लाइक विंड, रेन, वाटर, फायर, थंडर। यानी कि जो अर्ली वैदिक एज यानी कि पूर्व वैदिक काल के लोग थे वो प्रकृति पूजक थे, जिसमें वो हवा की पूजा यानी कि वायु के रूप में, बारिश की पूजा, पानी की पूजा, आग की पूजा, थंडर यानी कि तूफान की पूजा, इन सभी की पूजा वो करते थे। दे पर्सनिफाइड देयर नेचर फोर्स
दैट इज दे लुक्ड अपॉन देम एज लिविंग बींग्स हैविंग ह्यूमन क्वालिटीज़। वे लोग ऐसा मानते थे कि ये जो नेचुरल ये जो प्राकृतिक ये चीज़ें हैं, यानी कि जैसे नदी हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई, ये उनकी देखभाल यानी कि मनुष्यों की देखभाल करती हैं। तो इसीलिए ये लोग उनकी पूजा करते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस वर मेंशन इन द ऋग्वेदा, लेकिन ऋग्वेद में भारी संख्या में देवी और देवताओं को देखने को मिलता है। सच एज द इंद्र द गॉड ऑफ द रेन, बारिश के देवता इंद्र देखने को मिलते हैं। अग्नि द फायर गॉड, यानी कि अग्नि नाम से ही पता चल रहा है कि फायर गॉड के नाम से इन्हें जाना जाता है। सूर्य द सन गॉड, यानी कि सूर्य देवता के नाम से जाना जाता है। वरुण द गॉड ऑफ द वाटर, पानी के देवता के रूप में वरुण को जाना जाता था। यम द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यम जाने जाते थे। वायु द गॉड ऑफ विंड, वायु यानी कि हवा के देवता वायुदेव के नाम से जाने जाते थे। रुद्र द गॉड ऑफ स्टॉर्म, यानी कि तूफान के देवता रुद्र को माना जाने लगा था। ऐसा ऋग्वेद में हमको देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में नेचर के पुजारी थे, लेकिन धीरे धीरे यह एक एक नाम दे करके उनके नाम से, यानी कि जैसे ये तो भी थे प्रकृति, जैसे इंद्र गॉड ऑफ रेन माना जाने लगे, लेकिन पहले वो रेन की पूजा करते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने चेंजेस किया और चेंजेस के साथ में एक बारिश के लिए एक देवता बना लिया जिसका नाम दिया इंद्र। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। द वैदिक आर्यन वर्शिप द सम फीमेल गॉडेस लाइक द उषा द गॉडेस ऑफ डॉन। कुछ फीमेल गॉडेस यानी कि देवियों की भी पूजा करते थे, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे उषा नाम की देवी की पूजा होती थी, जो कि गॉडेस ऑफ डॉन थे। डॉन का मतलब होता है कि भोर या सुबह या भोर की देवी उषा की भी पूजा करते थे। पृथ्वी द अर्थ गॉडेस, धरती माता पृथ्वी के नाम से जानी जाती थी। द आदिति द ग्रेट मदर ऑफ द गॉड्स, देवताओं की ग्रेट मदर के रूप में अदिति नाम की देवी को पूजा जाता था। द अर्ली वैदिक आर्यन डिड नॉट कंस्ट्रक्ट टेम्पल और इमेज टू वर्शिप गॉड। शुरुआत में जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वे उन्होंने किसी तरीके की मंदिर या मूर्ति नहीं बनाई हुई थी भगवान की पूजा करने के लिए। दे वर्शिप द गॉड थ्रू द रेसिटेशन ऑफ द प्रेयर एंड द ऑफरिंग देम सेक्रीफाइस। वे देवताओं की पूजा प्रार्थना करके या पूजा करके या बलिदान दे करके करते थे। दे परफॉर्म यजनाज इन विच दे मेड ऑफरिंग ऑफ वेजिटेबल वर्ली घी ईटीसी। यजनाज का मतलब कि वो एक तरीके से यज्ञ का भी आयोजन करते थे, जिसमें वो वेजिटेबल्स बर्ली और घी का यूज़ करते थे। इस तरीके से करते उसे ऑफर करते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। इन केस इसको ऐसे समझिए कि वे लोग जो यज्ञ करते थे उस यज्ञ में इनकी आहुति देते थे। आहुति का मतलब कि इन्हें आग में डालते थे। ऐसा माना जाता था कि अग्नि देवी या जो फायर ऑफ गॉड हैं वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और जिसके लिए हम पूजा कर रहे हैं उन तक इसे पहुंचाएंगे और प्रसन्न होकर के हमारे कार्य को करेंगे। सो आई होप कि फ्रेंड्स इतनी चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस की ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का अगला वीडियो पार्ट आएगा उसमें हम लोग लेटर वैदिक केस को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो जानकारी थी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये आपके नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ में। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में।